गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो अब आज हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए मॉडल सेट 5 पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 4 सेट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग वो 4 सेट जो है ना बढ़िया से प्रिपेयर है ना, चारों सेट का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिए होगे। ठीक है ना, चलो 5वां सेट जो है ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, CCl4 के अवयवी कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 आर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बाबूरे, पहले ये बताओ कि CCl4 किस तरह का ठोस है। बताओ CCl4 किस तरह का ठोस है। वाह, CCl4 किस तरह का ठोस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस है। तो इसके अवयवी कण क्या होंगे, बोलो। मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बोलो। पहला का ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो बी। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 आर मॉलिक्यूल्स। CCl4 के अवयवी कण हैं, क्या होगा, बोलो जी, अणु। कितना नंबर ऑप्शन, बी। देखो अब द ऑयल यूज्ड एज फ्रॉथिंग एजेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी फैन उत्प्लावन विधि में फैन अभिक्रमक के रूप में उपयोग किया है, सभी बच्चे को पता है, पाइन ऑयल। यानी 2 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो। 2 का आंसर क्या होगा, सी। चलो 3 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक धातु जिसकी फलक केंद्रित घनीय संरचना है और एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई 400 pm है, इसके परमाणु की त्रिज्या होगी। ए मेटल हैज FCC अरेंजमेंट एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 400 pm, इट्स एटॉमिक रेडियस इज। बाबू रे तुम लोग याद करो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए R इक्वल टू क्या होता है, A/2। FCC के लिए क्या होता है, A/2√2। और BCC के लिए क्या होता है, तो √3A/4। R इक्वल टू होता है, हाँ या ना। तो बताओ यहां पर एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 400 pm। ठीक है, रेडियस निकालना है और ये सॉलिड जो है में कौन सा अरेंजमेंट है, FCC अरेंजमेंट है। मतलब FCC, ठीक है, व्यवस्था के लिए क्या होता है, फॉर FCC अरेंजमेंट क्या होगा, R इक्वल टू क्या होता है, A/, बोलो 2√2। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है हुआ, 400, डिवाइड करो 2√2 से, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, 200 बाय क्या हो जाएगा, √2 होगा, हाँ या ना। ऊपर नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100, बोलो। √2 इंटू √2 हो गया 100 √2। √2 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1. तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 141.4 pm होगा। देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसके बहुत क्लोज है, 142 pm। तो बाबू ने 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो बताओ यहां पर रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआरे, 142 pm। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक की अंतः केंद्रित घनीय संरचना है, इसके कोने पर A परमाणु उपस्थित है जबकि B परमाणु एकक कोष्टिका के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र होगा, एन आयनिक कंपाउंड हैज BCC स्ट्रक्चर with atoms A occupying the corners of the unit cell and B at the body center. The formula of ionic compound is। बाबू एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर देख लो। एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, बात को समझो। इस आयनिक है ना कंपाउंड्स में जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है
ये आयनिक कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, ए और बी है। ए कहां पर है, बोलो ए कहां पर है, ए कहां है, कॉर्नर पर। ये देखो ये हॉलो स्फेयर वाला हम ए मान लेते हैं और एक डार्क स्फेयर वाला क्या मान लेते हैं, बी। बी कहां है, बॉडी सेंटर पर है। बात को समझो, ए कहां पर है, कॉर्नर पर है। बी कहां पर है, ये डार्क स्फेयर वाला बी बॉडी के सेंटर पर है और एक हॉलो स्फेयर वाला ये कहां है, कॉर्नर पर है। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय ए, ठीक है, ए का योगदान कितना होगा बताओ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय ए है ना, मेड बाय पार्टिकल से क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1 हो गया, ठीक है। बी का योगदान, बोलो कंट्रीब्यूशन मेड बाय बी, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, कहां पर है, बॉडी के सेंटर पर, तो 1 होगा ही। तो यहां पर बाबू ने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है या नहीं, यही ना पूछ रहा है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा, गिवन आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलो A1B1 होगा, यानी कि AB। ए का कंट्रीब्यूशन 1 है, बी का भी कंट्रीब्यूशन 1 है, AB। तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ठीक है, ठीक। देखो अब एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाबू इस तरह का क्वेश्चन हर एक सेट्स में हम बनाए हैं। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय वाले में क्या होगा, तुमको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, और अगर तुम्हारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है डी ऑर्बिटल में तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोई दिक्कत, हाँ है ना। तो अब देखो यहां पर चेक करके देख लो ना, ठीक है, 5 का है। जैसे तुम TiO2 को चेक करो, TiO2 में Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, +4 है, हाँ है ना। Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो बोलो, Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, हाँ है ना, 3d2 और 4s2, कोई दिक्कत। तो बताओ यहां पर Ti+4 है, हाँ है ना, क्या है, Ti+4 है। तो अब बताओ यहां पर Ti+4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बोलो 3d 0 हो जाएगा, हाँ है ना, 3d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है क्या डायामैग्नेटिक, बोलो जी, डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, मतलब बोलो प्रतिचुंबकीय है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलो 5 का कौन सा हो गया, बोलो जी 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। इसी तरह से तुम, ये तो हमारा डी वाला ऑप्शन है। अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें, सी में हमारा क्या है, बोलो बोलो FeO, तो O पर +2 है, हाँ है ना। तो यहां पर O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऐसे भी समझो ना, X, बोलो जी, और O का -2 होता है इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2 हो गया। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। Fe का क्या होता है, 3d6 और 4s2, और Fe+2 का 3d6, यानी D में कितना है, बोलो जी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ कि डायमैग्नेटिक, बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, बोलो ये पैरामैग्नेटिक। हमारा क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि कौन डायमैग्नेटिक है, तो यहां पर ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बोले तो बोलो अनुचुंबकीय, कोई दिक्कत। उसी तरह से तुम अगर अब देख रहे हो बी नंबर ऑप्शन CuO को चेक करो, CuO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। 3d का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d बोलो 10 4s1, 2 एक S से बाहर निकलेगा, इससे 3d 9 हो जाएगा। इसमें भी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो ही जाएगा। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो बाबू यहां पर हमारा ऑप्शन तो मिल गया। इस तरह से तुम सब चेक करना, तो जानते हो कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, बोलो 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहना ही है, निश्चित रूप से ध्यान से देख लो। क्लियर है या फिर से समझा दें,
बोलो जी, क्लियर है, ठीक है। 6 देखिए इसमें है ना, देखो अब रे, हीरा उदाहरण है, डायमंड इज एन एग्जाम्पल हो बाबू रे, सबको पता है डायमंड तुम्हारा कोवलेंट सॉलिड है, सहसंयोजी ठोस है, हाँ या ना, बोलो जी। तो 6 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। 7 नंबर याद करो तुम लोग, ध्यान से देखो, कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, याद करो, किसी विलियन में विलेय के मोलों एवं विलियन में उपस्थित कुल मोलों के संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश। याद करो तुम लोग, ए और बी अगर सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, ठीक है, हाँ या ना, विलियन का अगर 2 घटक है ए और बी, तो बाबू रे अगर तुम्हारा ए का मोलों का संख्या नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए का मोल प्रभाज, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसको एक्स ए बोलो, जीटा ए बोलो, जो बोलो, ठीक है, क्या हो जाएगा? एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, याद आया। और बी के का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? बोलो, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, यानी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और विलियन के सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, या मोल अंश कहते हैं। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो बोलो, 7 का कौन सा होगा? सी। बाबू रे क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, कंडक्टिविटी इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंक है, वहां पर जगह है, और इनटू सेल कांस्टेंट है, यानी चालकता इक्वल टू, ठीक है, डैश गुने सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। तो बाबू रे याद करो, यानी कंडक्टिविटी क्या हुआ? बोलो, हाँ, तो यानी कप्पा इक्वल टू क्या होता है? 1/r इंटू एल बाय ए होता है, हाँ या ना। तो कप्पा इक्वल टू क्या? 1/r क्या होता है? सी, और एल बाय ए सेल कांस्टेंट होता है, स्टार से लिख देते हैं, हाँ या ना। ये सी क्या है? यहां पर क्या है तुम्हारा? कंडक्टेंस है, मतलब चालकत्व, हाँ या ना। तो बाबू रे सी तुम्हारा क्या है? कंडक्टेंस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चालकता भी कह देते हैं, चालकत्व, हाँ या ना। तो बताओ ये तुम्हारा क्या है? बोलो, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, 8 कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होगा, बोलो जी, सेल कांस्टेंट, यानी कि चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा? चालकत्व इनटू सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है बाबू रे। गैलेना अयस्क है, गैलेना यानी कि पीबीएस, ठीक है, किसका ओर होता है? लेड का, पीबी का। तो कौन सा ऑप्शन होगा 9 का? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ है ना, ठीक। Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? तो बाबू रे 10 नंबर देख लो तुम लोग। पहले बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू रे? तो बताओ इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोलो, या पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ऑर्गन, उसके बाद बोलो 3D और 4s, 18 2 20 3 23, और 4s क्या है? 1 है, हाँ या ना। तुमको क्या चीज का लिखना है? क्या? Cr+3 का। तो क्या हो जाएगा? बोलो, Ar, एक यहां से निकला और 2 यहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 3D और 4s 0। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? बोलो, 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
ठीक है, AR4S0 और 3D 3, तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलो डी होगा। 11 कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिंपल सा बात है, संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो जी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सी। 12 देखो, अब फिनॉल को अगर हम जिंक के साथ हीट करते हैं, जिंक पाउडर के साथ, तो बेंजीन बनता है। फिनॉल यानी क्या हो गया, C6H5OH, ये फिनॉल है, बोलो। जिंक के साथ इसको हीट कर दिए, ये देखो ZnO बाहर, और क्या बन जाएगा, बेंजीन C6H6, हाँ या ना, बोलो। तो फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू रे, 12 का? 12 का क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, बोलो जी, चलो ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13, सैलिसाइल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सैलिसाइल्डिहाइड बनाया जा सकता है RTR, याद है, रीमर टाइमन रिएक्शन। रिएक्शन को एक बार बता दें क्या, याद है? अरे इसे बताना क्या है, ये फिनॉल है, याद आया कुछ, क्लोरोफॉर्म और KOH या NOH कुछ भी ले सकते हो, क्या बाहर निकलेगा बताओ, 3KCl और 2H2O, याद आया कुछ, हाँ या ना। देखो एक H, दूसरा H और 2 OH, ठीक है। अब ये COH, ये OH और नीचे C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड, ये क्या है, सैलिसाइल्डिहाइड, हाँ या ना। तो बाबू रे फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ हुआ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, हाँ या ना, सैलिसाइल्डिहाइड बना। ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, RTR, मतलब रीमर टाइमन रिएक्शन, हाँ या ना। कई बार पढ़ रहे हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो, तो बाबू रे 13 का आंसर नंबर कौन सा हो जाए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो सी। क्वेश्चन नंबर 14, देखो अब ये सिंपल सा है ना, IPAC नेम बताना है। देखो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, CH3 है, CH2 है, बात नहीं बाबू रे, CHOH है, फिर क्या है बुआ रे, CH2 है, CH है और डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है, किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। याद देखो काउंटिंग इस तरफ से, अल्कोहल को प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी देते हुए काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ कितना कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, 5 इन, और किस नंबर पर OH है, बोलो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हेक्स 5 इन 3 ऑल। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, देख लो, हेक्स 5 इन 3 ऑल, पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा बाबू रे, बोलो 14 का। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, निस्तापन का उपयोग होता है, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, याद करो, कार्बोनेट ओर को, हाँ है ना, याद है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड ओर लेते थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करते थे मेल्टिंग पॉइंट के नीचे। इसमें क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर, ठीक है। इसको हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर ये अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, कैल्सिनेशन कहते हैं। तो अब ये निस्तापन का उपयोग होता है, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, कौन सा ओर हो जाएगा, कार्बोनेट ओर, यानी कार्बोनेट एस के लिए 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत, हाँ या ना, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। देखो अब रे इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखो बच्चा लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करते हो। बात को समझो, ये क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में सभी बच्चे गलती करेंगे। देखो यहां पर ये नहीं कह रहा है कि ब्रेविस लैटिस में, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस नहीं पूछ रहा है तुम्हारा यहां पर,
यहां पर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस किसके लिए पूछ रहा है? क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, घड़िया जालक के लिए। याद करो तुम लोग नोट्स में 7 सेगमेंट सिस्टम में, 7 क्रिस्टल सिस्टम में, देखो ध्यान से याद करो। ये देखो क्यूबिक के अंदर क्या क्या आता है? सिंपल, फेस और बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक के अंदर कौन कौन सा यूनिट सेल आ रहा है? एक तो सिंपल आ रहा है, दूसरा एफसीसी आ रहा है, तीसरा बीसीसी आ रहा है, हाँ है ना। उसी तरह से टेट्रागोनल के अंदर सिंपल और बॉडी सेंटर्ड आता है, हाँ है ना। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड आता है ना। इस तरह से हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए बताए हुए थे ना। और ये हम जो है YouTube में जो बच्चे देख रहे हो, ये हम डाल देंगे, देख लेना कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम के साथ कौन कौन सा यूनिट सेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पर बाबू ने पूछ रहा है कि क्यूबिक क्रिस्टल में तुम्हारा, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम के लिए, ठीक है, ब्रेविस लैटिस की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी बाबू? इसमें सिंपल आता है, एफसीसी आता है, बीसीसी आता है। ये फोटो डाल दीजिएगा थोड़ा सा मृत्युंजय जी, ये डाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 16। तो बाबू रे ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। देखो फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन हम देखे ना तो हमको लगा तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे नीचे पढ़े ना क्यूबिक जो है ना, तो वहां पर क्या है, जो देखो वो जो सेट सॉल्व करके रख दिया है ना, उसमें हम भी 14 लिख दिए, पूरा नहीं पढ़े, देख लिए। लेकिन यहां पर अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़े तो देखो वहां पर क्या है, क्यूबिक सिस्टम के लिए पूछ रहा है। तो कितना होगा आंसर? 3। कौन कौन सा इसमें? सिंपल है, एफसीसी है और बीसीसी है। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा बुआरे? बोलो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा। बोलो जी, बोलता ही नहीं है। 16 का आंसर 17। बाबू रे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल में क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ ए। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आर का क्या होगा? आर वाला फॉर्मूला याद है? यानी काय केंद्रित इकाई सेल के लिए क्या होता है? बोलो, अभी तुरंत हम बताए थे, √3a/4 होता है या नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा 17 का? 17 का कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे? डी, हाँ या ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, याद करो क्या होगा? विलियन में, ठीक है, विलियन के वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है। तुम लोग रॉल्स लॉ में देखे थे या नहीं देखे थे? बोलो बोलो। तो क्या हो जाएगा? विले के मोल प्रभाज का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ का एक फॉर्म है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या है? रॉल्स लॉ है। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू रे? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी विलियन के वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है विले के मोल प्रभाज का या विले के मोल अंश का। ठीक है, क्लियर हो गया बात, हाँ या ना? ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो आप, सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है उस विलियन की मोलरता क्या होगी जिसके 100 ml में 7.1 ग्राम Na2SO4 है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। देखो आप, मोलरिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ? मोलरिटी, ठीक है, बोलो। मोलरता क्या होता है? W/m इंटू 1000 क्या होता है? V, आया ना? इसी फॉर्मूला को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, या छोड़ो ना, काम तो यही से हो जाएगा मेरा। तो बाबू रे W तुम्हारा क्या है? सॉल्यूट का मास है। विलेय का भार कितना दिया हुआ है बताओ? तो W का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू रे? 7.1 ग्राम। M क्या है? Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ये ना, का आणविक द्रव्यमान, ये ना, बोलो जी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4, हाँ या ना? Na का कितना हो गया? 23 × 2, S का 32 और O का 16 × 4, कितना हो रहा है टोटल? 142, पक्का ना? गलती नहीं करना, 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बाबू रे सॉल्यूशन का? 100 ml। अब हमको कुछ करना है, फॉर्मूला पर केवल पुट कर दो ना। W कितना है? 7.1। M कितना है? 142। 1000 डिवाइडेड बाई कितना है? 100। तो ये हो जाएगा 10
तो क्या हो जाएगा 71 142, एकदम सिंपल सा है, तो 0.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो? 19 का बोलो जी, बी। क्वेश्चन नंबर कितना पर बात करते हैं? 20 पर। देखो ये मोलरता पर ही क्वेश्चन है, मोलरिटी पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3m विलियन के 3 लीटर में NaCl के मोलों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ मोल्स इन NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन। देखो यहां पर बाबू ने मोलरिटी दिया हुआ है 3। मोलरिटी कितना दिया हुआ है? 3। बात को समझना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 20। तो बाबू रे यहां मोलरिटी कितना दिया हुआ है बोलो? 3 इक्वल टू, ठीक है, मोलों की संख्या। देखो W/M क्या हो गया बताओ? N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना? बोलो जी। और 1000/V, याद रहा यहां तो V तुम्हारा क्या है? ml में है, और यहां पर क्या दिया हुआ है बाबू रे? लीटर में है, तो ये 1000 नहीं करना होगा। तो यानी या तुम सीधा सीधा करो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू N इंटू 1000, V लीटर में तो ml में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 3000 ml होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 9 मोल हो जाएगा। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मोलरिटी यहां पर फॉर्मूला, मोलरिटी के लिए इस तरह भी फॉर्मूला लिख सकते हो, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नहीं होता है टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितना दिया है? 3। नंबर ऑफ मोल्स कितना है निकालना है, वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। हाँ या ना? ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे पकड़ना ऐसे पकड़ोगे, होशियार बोलोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ आता है? तो ये तुम्हारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी का, बोलो बोलो, सी। कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 30 है, तो बेंजीन का मोल अंश यानी मोल प्रभास होगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। देखो और सिंपल सा बात है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाकर के एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, 30% बेंजीन है, ठीक है, तो CCl4 कितना होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा? 70 होगा, हाँ या ना? 70% होगा, यानी 30 ग्राम बेंजीन है और इसमें 70 ग्राम क्या है? CCl4 है। बात को समझो, हम बेंजीन को कंपोनेंट A मान लिए और CCl4 को कंपोनेंट B मान लिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाय, है ना, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या हो जाएगा? WA/MA। तो 30 डिवाइडेड बाय 78, क्योंकि बेंजीन का कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आया? 0.38। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल लिए, WB/MB, 70/154, ठीक है, 70 दिया है, इसका तुम्हारा मास है 70 और मॉलिक्यूलर मास CCl4 का 154 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 0.45 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? Na/Na प्लस NB, 0.38 प्लस 0.45, इसको सॉल्व करो, 0.457 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो? 21 का ऑप्शन नंबर सी। देखो अब यहां पर अगर हमको CCl4 का पूछता तो क्या करते? मेरा यहां पर हो गया, याद करो, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। इसको XA प्लस XB इक्वल टू 1 बोलो, या जीटा A प्लस जीटा B इक्वल टू 1 बोलो, जो बोलना है। तो बताओ, हमारा A का तो निकल गया कितना? 0.457। अगर B कंपोनेंट का रहता तो क्या हो जाता बताओ? 1 माइनस, ये पूछा नहीं गया है, बाय द वे अगर पूछता तो क्या हो जाता? 1 माइनस 0.457 माइनस कर देते, जितना हो जाता है वो क्या हो जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाता है। ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन पूछने में क्या दिक्कत हो सकता है? पूछ दे। तो ये तो फॉर्मूला पता है ही कि कंपोनेंट A और B के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है ना? 1 होता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट B का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सुचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर? ठीक है, सिंपल सा बात है। कॉपर तो तुम्हारा कंडक्टर है, NaCl एक्वस है, कंडक्टर है, NaCl लिक्विड है, मॉल्टन है, ये भी कंडक्टर है, NaCl सॉलिड है, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा? 22 का सॉलिड फेज में है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो?
डी। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल कांस्टेंट का यूनिट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए होता है, लेंथ सेंटीमीटर मीटर जो लिखना है, सेंटीमीटर, एरिया क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सीएम इनवर्स। कौन सा ऑप्शन होगा 23 का, बोलो बोलो 23 का डी। 24 नंबर देखो, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कॉपर इज डिपोजिटेड एट। तुम लोग याद करो एक्वस NaCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस था तुम्हारा, यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो यहां पर ठीक है तुमको वाटर से H+ मिलेगा, इससे Cu+2 मिलेगा, ठीक है, दोनों आयन मूव करेगा कैथोड की तरफ, लेकिन Cu+2 ठीक है कैथोड पर पहुंचेगा, कारण रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कॉपर का ज्यादा है, हाँ या ना, हाइड्रोजन से H+ से, हाँ या ना। तो इस कंडीशन में 24 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम एक्वस जलीय कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कॉपर मेटल कहाँ मिलेगा तुमको, कैथोड पर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, बोलो ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 and Cl-I are 119 and 76.3 ScM² per mole, then the value of limiting molar conductivity of CaCl2 will be। यानी देखो अगर इसमें Ca+2 तथा Cl- की सीमांत मोलर चालकता कितना दिया हुआ है 119 और 76.3 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है CaCl2 का सीमांत मोलर चालकता क्या होगा। कॉलरस लॉ याद है तुम लोगों को, देखो अब रे कॉलरस लॉ याद है, देखो अब रे CaCl2 यानी ये कैसे टूटेगा Ca+2 2Cl- में, याद करो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो बोलो Ca+2 आयन का मोलर कंडक्टेंस, और ये देखो 2 है 2, और Cl- आयन का मोलर कंडक्टेंस होगा या नहीं। Ca+2 आयन का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ, बोलो 119 दिया हुआ है, और Cl- का कितना दिया है मोलर कंडक्टेंस 76.3। तो ऐड करो ना कितना आ रहा है, एक बोलो 152 हो जाएगा 0.6, ऐड करो तो कितना आ रहा है 271.6 ScM², बोलो पर मोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआ रे, बोलो 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो नहीं समझ में आया, बोलो जी। कॉलरस लॉ पर बनवाए थे सवाल, याद करो उसके एप्लीकेशंस पर, ठीक। देखो 26 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है CaSO4 के जलीय विलयन से 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर वियोजित होगा। इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CaSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। देखो अब CuSO4 ये कैसे आयनाइज्ड करेगा Cu+2 और SO4-2 में, कैथोड पर कौन जाएगा Cu+2, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, याद करो। तो यहां चार्ज कितना हो गया बताओ, बोलो। यहां कॉपर का एटॉमिक मास कितना हो गया 63.5 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। यहां चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा NF, N का वैल्यू कितना हो 2 इलेक्ट्रॉन, F का वैल्यू कितना होता है। देखो अब इतना कूलम्ब चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा 63.5। एक बच्चा भी सवाल बना देगा इतना कूलम्ब चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96500 कूलम्ब कितना डिपॉजिट करेगा 63.5/2, यानी कितना आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 31 पॉइंट बोलो 76, यानी 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो बोलो ए। नहीं समझ में आया, अरे 296,500 कूलम्ब कितना डिपॉजिट करेगा, तो इसलिए 96500 कूलम्ब कितना डिपॉजिट करेगा, बोलो कितना 63.5/2 नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा होगा, बोलो। नहीं समझ में आया, इतना चार्ज इतना डिपॉजिट कर रहा है तो 965 कितना डिपॉजिट करेगा 63.5/2 होगा, होगा या नहीं होगा, या सॉल्व कर दें इसको प्रोसेस से, पूरा क्लियर है, ठीक। 27 नंबर, एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर ऑफ 3D श्रेणी में कौन से तत्वों का युग्म अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, सबको पता है
तुम्हारा तुम लोग क्रोमियम और कॉपर 3d4 की जगह 3d5 हो जाता है, उसमें 3d9 की जगह 3d10 हो जाता है, हाँ या ना। तो तुम्हारा ये तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है। तुम्हारा 27 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो? 27 का क्या हो जाएगा आंसर बोलो? डी। 28 क्वेश्चन कर रहा है कैमनोफोर क्या है, सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 28 को है ना, इनमें से कौन संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तुम्हारा बाबू रे क्या हो जाएगा? नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, ठीक है। रेडियोएक्टिव हैबिलिटी ये तुम्हारा क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 28 का? बोलो बोलो डी। 29 कैमेनोफोर तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। तो 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं, कैमेनोफोर है तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। C4H9Br के समावयवियों की संख्या सबको पता है कितना होगा? 4, हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। कोई दिक्कत? 30 भी हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन, बाबू रे, किसी अभिक्रमक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधी कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। इस नियम को कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, पता है, यानी द निगेटिव पार्ट ऑफ द, ठीक है, एडेंडम, ठीक है, एडेंडम, उसके बाद एड्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस रूल इज नॉन एज, याद है ना मार्कोनिकॉफ्स रूल? देखो अब ये तुम्हारा है, याद करो, ये प्रोपीन है, अनसाइमेट्रिक अल्कीन है, HBr, ये पॉजिटिव पार्ट और ये क्या है? निगेटिव पार्ट। तो बाबू रे इसमें पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ता है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ता है? जहां कम हाइड्रोजन है, और ये बन जाता है 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये कौन सा रूल हो जाता है? तो इस तरह से तुम लोग पढ़े हो ना। तो इसमें यही नहीं कह रहा है कि अभिक्रमक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधी कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। जुड़ रहा है, ऋणात्मक भाग कहां जुड़ रहा है? इस कार्बन पर जुड़ रहा है। तो ये कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा 31 का? बोलो डी। ज्यादा है ना? 32 अल्काइल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, द्विध्रुवीय होते हैं क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, बात को समझ लो, ध्यान से बात को समझ लो। देखो अल्काइल हैलाइड पर अगर हम बात करें तो देखो अल्काइल हैलाइड क्या है? पोलर है। क्यों पोलर है? देखो R और ये X, ये तुम्हारा क्या है? नेगेटिव पार्ट है, और ये क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है, यानी अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, हाँ है ना, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता। इसका सिंपल सा वजह है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है ना, नहीं बना पाता है। ठीक है, वे जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते हैं। तो 32 का कौन सा ऑप्शन होगा बाबू रे? एक बात और याद रखोगे, ये अल्काइल हैलाइड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर बोर्ड यानी कि बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये सब में डिसॉल्व हो जाएगा। ये सबको याद रखना तुम, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? बी। 33 प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाने के लिए किस अभिक्रमक का उपयोग नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स? तेजी से निकल रहे हैं बाबू रे, यहां पर देख लो दूसरा ऑप्शन, ठीक है, कैमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम। तो बाबू रे ये क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, हाँ या ना? तो बाबू रे यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। 33 का क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमको एल्डिहाइड बनाना है और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 34 फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर क्या मिलेगा? ये तुम लोग सबको पता है। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। याद है ना? याद है? बोलो। फिनॉल 3 मॉलिक्यूल Br2 लिए थे, याद है? ब्रोमीन वाटर, हाँ या ना? 2 4 6 पर जुटा, 3HBr बाहर, हाँ या ना? बोलो। कहां कहां Br जुड़ जाता है? बोलो। यहां, यहां और यहां क्या बन जाएगा? 2 4 6, बोलो, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू रे 34 का? बोलो। तो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होगा तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। 35 लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बाबू रे, ठीक है।
फिनॉल का रिएक्शन तुम्हारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हो रहा है, ए बन रहा है, तो बोल रहा है ए है। देखो अब फिनॉल यानी C6H5OH है ना, ये फिनॉल, इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रहा है, C2H5 बोलो बाबू Mg इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है ये? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद है रिएक्शन? ये C2H5 और ये H मिलकर के क्या हो गया बाबू रे? C2H6। क्या बन गया यहां? इथेन। अब प्लस C6H5O और MgBr, C6H5O MgBr, बताओ इसका नाम क्या होगा? फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो खैर हमको इससे मतलब है ये इथेन बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू रे? 35 का। बोलो 35 का कौन सा ऑप्शन? बी। 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बोलो जी, क्लियर है? तो देखो बाबू रे, तो हम लोग पांचों सेट जैक के लिए कर लिए हैं फर्स्ट टर्म, और हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इस पांचों सेट को आप बढ़िया से कर लो। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे मोबाइल पर संपर्क करो, ठीक है, हम हेल्प करेंगे। दूसरी बात है कि हम लोग सेकेंड टर्म का प्रिपरेशन जो है चैप्टर वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी टाइप का क्वेश्चंस होगा हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन वो वीडियो लेक्चर हमारा जो है YouTube पर जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम के बाद। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में।